कुलपति जूनागढ़ कृषि विश्वविद्यालय, माननीय डॉक्टर सम्मानित किसान बंधुओं, आज आपके बीच में आकर मुझे अपार प्रसन्नता है कि मुझे जानकारी दी गई डॉक्टर सेंजलिया द्वारा, महात्मा सेंजलिया जी द्वारा, डॉक्टर सांवलिया जी द्वारा और टिम्बड़िया जी द्वारा कि आप में बहुत से ऐसे खेडूत भाई और बहन जिन्होंने इन संतों के सहयोग को लेकर पूरे जूनागढ़ जिले में प्राकृतिक खेती के मिशन को जनमानस तक पहुंचाने के लिए एक ऋषि कृषि संत यात्रा का आयोजन किया और उसमें बहुत अच्छी सफलता आप लोगों ने प्राप्त की और उसमें एजुकेशन डिपार्टमेंट के अधिकारियों का भी सहयोग रहा। मिलकर के आपने जो पहल इस जिला से की है, ऐसी पहल पूरे प्रदेश में चले, इस बारे में हम सोच रहे हैं। बहुत सफल आपकी यात्रा रही, बहुत समय आपने उस कार्यक्रम के लिए दिया। खेडूत भाइयों में बहुत बड़ी जागृति उससे आई है, तो इसके लिए मैं संत महानुभावों को भी नमन करता हूं और आप सबको भी सुखद यात्रा की बहुत बहुत बधाई देता हूं। अभी आपके इस कार्यक्रम से पहले एक हमने मीटिंग 1 घंटा तक चलाई है, जिसमें आत्मा के अधिकारी भी थे और किसान बंधु भी थे और हमारे प्रदेश के कलेक्टर महोदय, डीडीओ महोदय भी उपस्थित थे, अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। अब हमने निर्णय लिया है कि प्राकृतिक खेती को जन आंदोलन बनाना है। अब तक पिछले इन 2-3 सालों में जितना प्रचार हो पाया, उससे पूरे प्रदेश में ऐसा कोई गामड़ा नहीं बचा कि जहां प्राकृतिक खेती का 1-2 किसान खेती ना करता हो। तो अब प्राकृतिक खेती की जानकारी सबको मिल गई है, अपरिचित कोई बचा नहीं है। ऐसा ही है कि नहीं? ऐसा हो गया ना? तो अब हमने एक नई योजना इस विषय के लिए बनाई है। अभी 2 दिन पहले भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी राजभवन गुजरात में आए हुए थे। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री जी भी वहां आए हुए थे, आपने समाचार पत्रों से जानकारी मिली होगी। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने लंबी चर्चा मेरे साथ इस विषय पे की और उन्होंने स्पष्ट रूप से ये जानकारी दी कि प्राकृतिक खेती को इतना बढ़ावा दो कि ये गुजरात में एक आंदोलन बन जाए और ये प्रदेश ऐसा प्रदेश है कि जो अन्य चीजों में जैसे रोल मॉडल है, ऐसे देश और दुनिया के लिए प्राकृतिक खेती का भी रोल मॉडल बने। और ये मैं 3-4 वर्षों में समझ पाया हूं कि गुजरात के खेडूत, गुजरात के लोग जिस काम को करते हैं वो पूरी ईमानदारी से और भावना के साथ करते हैं। आप लोगों में कोऑपरेटिव भाव भगवान की ओर से स्वाभाविक रूप से दिया हुआ है। मिलकर के चलने की भावना, एक दूसरे का सहयोग, ये बहुत बड़ा गुण है आगे बढ़ने का। अब इस निर्णय पर हम सब पहुंच चुके हैं पूरे देश में। पिछले 2 साल में मैं मध्य प्रदेश गया,
उत्तराखंड गया, उत्तर प्रदेश में गया, हिमाचल गया, हरियाणा में रहा और इधर महाराष्ट्र में जाना हुआ, गोवा में मैं गया और इन सब प्रांतों की सरकारों ने मुझे बुलाया था और सरकार पूरी बैठ करके उन्होंने इस पद्धति को सुना और जिन जिन खेडूत ने प्राकृतिक खेती को ईमानदारी से किया, ईमानदारी का मतलब ये नहीं है कि केवल जीवामृत डाल दो होगी प्राकृतिक खेती या केवल घन जीवामृत डाल दो होगी प्राकृतिक खेती। ये प्राकृतिक खेती नहीं है, इसमें पूरी विधि का पालन करना। सबसे पहले बीज का सिलेक्शन, बीज जितना उत्तम होगा, स्वस्थ होगा, बढ़िया होगा, क्वालिटी का होगा, उसी से ही तो पौधे ने बढ़ना है। पहली काम तो बीज की सिलेक्शन, दूसरा बीज को फिर बीजामृत से संस्कारित करना है, फिर बोना है। उसको बोने से पहले धरती में घन जीवामृत की मात्रा डालनी। अब आप जितने खेडूत यहां बैठे हैं, मुझे अच्छी तरह जानकारी है कि आप पिछले कई वर्षों से प्राकृतिक खेती करते हैं और आप वो प्रबुद्ध किसान हैं कि जो इसके रहस्य को समझ के अपना चुके हैं। इसलिए एक दो नई जानकारी आपके बीच में मैं रखना चाहता हूं जो अनुभव के बाद में आई, और अनुभव आदमी को सिखाता ही रहता है। आप में ऐसे बहुत खेडूत होंगे जो अपने खेत में प्रैक्टिकल करके हमारे से भी आगे निकल गए होंगे। वो एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं और वो करते रहने चाहिए। हमने लकीर का फकीर नहीं बनना। एक ही हमारा मिशन है कि जहर मुक्त खेती होनी चाहिए। उसमें कितनी टेक्नोलॉजी बढ़ाई जा सकती है, कितने नए नए अनुभव बढ़ाए जा सकते हैं, उनको आपने साथ जोड़ना चाहिए जिससे हमारा उत्पादन ज्यादा बढ़े। अब इसमें एक नई जानकारी जो हमें मिली कि इस समय भारत की सारी धरती को रसायन के ज्यादा प्रयोग ने बंजर बना दिया। बंजर समझते हो ना, बिन उपजाऊ बना दिया। और बिन उपजाऊ धरती क्यों बनी? क्योंकि धरती को उपजाऊ बनाते हैं सूक्ष्म जीवाणु, हड़सिया, मित्र जीव, उसमें अवशेष को बार बार काटते रहना, ये चीज उपजाऊ बनाने का काम करती है। और रासायनिक खेती इन सब को मारने का काम करती है। हाँ या ना? यही है ना प्रोग्राम। इसी कारण अभी यही चर्चा मैं पहली मीटिंग में कह करके आया हूं कि जब 60 के दशक में हरित क्रांति शुरू हुई तो भारत की सारी धरती का ऑर्गेनिक कार्बन 2 से 2.5% था। ये रिपोर्ट किन की है? उन्हीं साइंटिस्ट की है जिन्होंने डॉक्टर स्वामीनाथन थे, डॉक्टर नैने थे, जो विदेशों से पढ़ करके आए थे और जिनकी देख रेख में कृषि वैज्ञानिकों ने हरित क्रांति शुरू की थी। हम उनके विरोधी नहीं है, उन्होंने उस समय बहुत अच्छा काम किया, उस समय की मांग थी। शायद उनको भी नहीं पता था कि जिस खेती को हम शुरू करने जा रहे हैं एक समय ऐसा आएगा कि ये बहुत बड़ी दुखदाई सिद्ध होगी, और ये दुखदाई सिद्ध अब हो चुकी है। क्यों हो चुकी है? अभी आज की जो पूरे देश की धरती की रिपोर्ट है, ध्यान से सुनना। जब ये यूरिया डीएपी डाला नहीं गया था 60 के दशक में, उस समय धरती का ऑर्गेनिक कार्बन कितना था? 2 से 2.5%, यानी कि बेहद उपजाऊ जमीन भारत की थी। जैसे जंगल की जमीन है वैसी सारे देश की धरती थी।
और इस यूरिया, डीएपी, कीटनाशक के लंबे इस प्रयोग में अब पूरे देश की धरती का ऑर्गेनिक कार्बन जो रिपोर्ट है वो 0.3, 0.4, 0.5 से नीचे आ गया। और कृषि वैज्ञानिकों की भाषा में जिस धरती का ऑर्गेनिक कार्बन 0.5 और उससे नीचे है वो धरती बंजर है, बिन उपजाऊ हो चुकी है। इस समय ये जो खेडूत है ना आपको छोड़ के बाकी उनकी सब धरती बंजर हो चुकी है। आप कहेंगे बंजर कैसे, वो तो पैदा करती है। मैं प्रमाण देता हूं, वो बंजर हो चुकी है। जब शुरू हुआ ये अपना रासायनिक खेती, आप याद करो जो आप में बड़े बुजुर्ग हों, हमारे खेत में प्रति एकड़ 10-15 किलो यूरिया डीएपी से काम चलता था, आया ना? और अब कितने से चलता है? बोलो भाई। अब 8-8, 10-10 बैग 1 एकड़ में साल में डलते हैं नहीं? ये प्रमाण है धरती के बंजर होने का। यदि उसका ऑर्गेनिक कार्बन वही होता तो 10 ही 15 किलो यूरिया डीएपी में काम चलना चाहिए था। अब क्योंकि वो बंजर बन गई, बिन उपजाऊ बन गई, अब उससे जबरदस्ती यूरिया डीएपी जबरदस्ती उसको बेचारी को तड़पा करके उससे उत्पादन लिया जा रहा। हमारी स्थिति पता क्या है? उदाहरण के लिए जैसे किसी गाड़ी में एक कमजोर घोड़े को जोड़ दो और उस कमजोर घोड़े पर वजन ज्यादा लाद दो, तो आप उसको कैसे चलाओगे? थोड़ी देर तक वो चलेगा, फिर वो बेचारा उस बोझ को खींच नहीं पाएगा तो रुकेगा। फिर आप उसको डंडा लगाओगे, फिर वो थोड़ी देर चलेगा, लेकिन फिर डंडे मारने से भी नहीं चलेगा। फिर उसको चाबुक लगाओगे, फिर वो 2-4 कदम चलेगा। और ऐसी स्थिति आ जाएगी चाबुक भी लगाते रहो तो भी वो गिर जाएगा और वो चल ही नहीं सकता। यही स्थिति आज हमने धरती माता की बना दी है। आने वाले समय में जो रिपोर्ट अब आई है यूएनओ की, उन्होंने कहा है कि यदि धरती पे रासायनिक खेती इसी प्रकार अगले 40-50 साल होती रही तो पूरी दुनिया की धरती ऐसे बन जाएगी जैसे घर का फर्श होता है। समझ में आ गई बात? जैसे ये चमक रहा ना, ऐसे ही धरती चमकेगी। एक तिनका भी पैदा नहीं होगा। फिर धरती पे कैसे बसोगे, ये चिंता का विषय है। और नीति आयोग की रिपोर्ट है, वर्ल्ड स्तर की है, ये तो लोग आंकड़े इकट्ठे करते हैं। इस समय सबसे बड़ी चुनौती दुनिया में है ग्लोबल वार्मिंग की, जलवायु परिवर्तन की। इसका कोई इलाज हमारे पास नहीं। और इस जलवायु परिवर्तन में जहां अन्य कारण है बढ़ाने के, उनमें 24% ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने का काम रासायनिक खेती और जैविक खेती दोनों करती है। ये इतना खतरनाक है। अब ये जलवायु परिवर्तन का परिणाम क्या है? आपने कल ही देखा होगा टेलीविजन पे, कैलिफोर्निया अमेरिका में, इधर बाढ़ आ रही, इधर बर्फ गिर रही है। देखो विनाश, उधर बाढ़ चल रही है, इधर बर्फ गिर रही है एकदम। कई तूफान आ रहे हैं, कई भूकंप आ रहे हैं, कई नदियां सूख रही हैं। अब ये स्थिति क्यों बनी? ये हमने प्रकृति से छेड़छाड़ की, प्रकृति के विपरीत काम किए और उसके दुष्परिणाम अब प्रकृति हमें दे रही है। मैं कई बार इस बात को कहता हूं, सामान्य बीमारी के तो इंजेक्शन आप निकाल लोगे,
लेकिन ये जो जलवायु परिवर्तन है, इसका कौन सा इंजेक्शन निकालोगे, कौन सा टीका निकालोगे, क्या बचाओगे इसका? अब हम यहाँ इस हॉल में बैठे हैं, भयंकर तूफान आ जाए, कोई रोक देगा उसको? क्यों भाई लोगों? अचानक भारी बारिश आए, रोक देगा उसको? नहीं रोक सकते, क्योंकि वो हमारे हाथ में नहीं है, हमने हाथ से निकाल दी। ये प्रकृति का दोष नहीं है, ये सारी गलती हमारी है। हमने प्रकृति का लाभ नहीं लिया। महात्मा गांधी एक बात कहा करते थे कि ये प्रकृति आदमी की जरूरत तो पूरी कर सकती है, लेकिन आदमी का लालच पूरा नहीं कर सकती। हमने लालच में आकर के पहाड़ों को नहीं छोड़ा, समुद्रों को नहीं छोड़ा, नदी झीलों को उजाड़ दिया, हमने सारा प्रदूषण फैला दिया। आज बड़े बड़े शहरों में हवा लेने की हवा नहीं बची। आप जानते, बोतलें रखी हमारे सामने, 20-25 साल पहले कोई लेके चलता था क्या इनको? हम कहीं पर भी पानी पी लेते थे। आज हमने ये उन्नति की है कि धरती के पानी को भी जहरीला बना दिया, पी नहीं सकते कहीं पर भी। आज पशुओं में कैंसर आ गया, पक्षियों की 60 प्रजातियां लुप्त हो चुकी हैं, धरती का संतुलन बिगड़ चुका है। मां के दूध में यूरिया मिल रहा है, मां के दूध में कीटनाशक मिल रहे हैं। मैंने महात्मा सेंजलिया जी को, डॉक्टर टिम्बड़िया जी को एक घटना सुनाई अभी 2 दिन पहले। हमारे हरियाणा में घटना हुई अभी 10 दिन पहले। और हुआ क्या कि एक हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट है, जिला है करनाल। उस करनाल जिला के पास आप जैसा एक अच्छा खेडूत है, जिसपे 18-20 एकड़ लैंड है, गाय भैंस पाली हुई हैं। उस खेडूत की पुत्र वधू को बच्चा होने वाला था, तो उन्होंने उस पुत्र वधू को एक हॉस्पिटल में करनाल में डॉक्टर के पास दाखिल करा दिया। डॉक्टर ने बड़ी अच्छी देखभाल की, ईश्वर कृपा से पुत्र को जन्म हुआ और माँ बेटा स्वस्थ होकर के उनको छुट्टी मिल गई। डॉक्टर को उसने पैसे तो दिए जो इलाज के थे, लेकिन वो खेडूत प्रसन्न हुआ। खेडूत उदार सोच का होता है, वो अपनी चीज को बांटता है, उसकी उदारता ही। जैसे आपने हमें सब अपना उत्पादन बांटे हैं, अभी हमारे को भी दिए, ऐसे उस खेडूत के 8-10 गाय भैंसे थी, उसके यहाँ खूब घी था, अपना रोज निकालता था। अब उस खेडूत के मन में आया कि तेरे को भगवान ने पुत्र रत्न दिया है और बहू बेटा दोनों स्वस्थ हैं, डॉक्टर ने बढ़िया इलाज किया है, तो इस डॉक्टर को 2 किलो घी मैं भेंट करूंगा। खेडूत की कोई पैकिंग तो बढ़िया होती नहीं, जो घर में जैसा डिब्बा था उल्टा सीधा, उसमें घी तो बढ़िया था घर का बना हुआ। उस खेडूत ने 2 किलो घी डॉक्टर को भेंट कर दिया कि जी मैं प्रसन्न हूं, आपने मेरे बच्चों की सेवा की, मेरी ओर से घी आपको सादर सप्रेम भेंट है। अब वो डॉक्टर बहमी सा था, वो डॉक्टर ने कहा भाई आजकल घी ऐसे नकली मिलते हैं, कभी ये खेडूत कहीं से नकली देगा, इसको लैब में चेक कराओ। उस घी को लेबोरेटरी में चेक करने के लिए भेज दिया। अब उस घी में पाया जहर। जब उसमें जहर पाया तो उसने उस खेडूत को बुलाया और उस डॉक्टर ने कहा भाई मैंने तो तेरा कोई बुरा नहीं किया, तेरे यहाँ बहू आई थी, बच्चा जन्म ले गया, हमने देखभाल मियाँ बीबी ने की, और तूने बदले में ये जहर देने की जरूरत क्या थी मेरे को, ये घी मिलावटी और गलत क्यों दे के गया। खेडूत कहने लगा डॉक्टर साहब इलाज के जो पैसे आपने मांगे मैंने वो दे दिए, ये घी जो मैंने दिया इसका कोई पैसा तो नहीं लिया मैंने, ये तो मैंने श्रद्धा और प्यार से दिया था। और इसमें जहर कैसे हो जाएगा, इस घी को लो और मेरे घर में 20-25 किलो घी और रखा है, उसको मिलाओ, मैं उसमें से इसको लेके आया हूं। तो
पाया कि उस घी में पेस्टिसाइड पाए गए, उसमें यूरिया पाया गया, उस घी में जहर पाया गया। आज ये स्थिति हमारी इस रासायनिक खेती ने बना दी। ये अभी 10 दिन की रिपोर्ट है, 10 दिन की रिपोर्ट है ये। अब गाय भैंसों में भी कैंसर आ गया। क्यों? खिलाते तो वही चारा हो जहां जहर डालते हो, वही पानी पिलाते जो करते हो। अभी इस 31 जनवरी में इंडिया टीवी ना, इसमें आज तक टीवी में एक ब्लैक एंड व्हाइट कार्यक्रम होता ना 9 बजे, सुधीर चौधरी का, कोई देखता है? उनका 31 जनवरी का कार्यक्रम मैं देख रहा था। उसमें उन्होंने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिस रिपोर्ट में ये था कि बालक के लिए मां का दूध सर्वोत्तम है, निरापद है, गुणकारी है, लेकिन दुर्भाग्य है मां के दूध में कीटनाशक मिल रहे हैं और उसके कारण गर्भस्थ बच्चे विकलांग हो रहे हैं, किन्हीं के ब्रेन में ट्यूमर मिल रहे हैं। हजारों बच्चे इस समय देश में पैदा होने से पहले गर्भ गिरा करके मार दिए जाते। क्यों? जब उनका टेस्ट होता तो पाता कि बच्चा ठीक विकसित नहीं है। सूचना मिलती कि नहीं ऐसी? सुनी है ना आपने? गर्भ में बच्चे का विकास पूरा नहीं है, किसी का ब्रेन नहीं है, किसी के अंग नहीं है। ये सारी कृपा दृष्टि इस जहर की है जो माँ बाप और हम पानी के द्वारा, भोजन के द्वारा, फल साग सब्जी के द्वारा, दूध के द्वारा, ये सब जहर हमारे अंदर जा रहा है। तो खेडूत बंधुओं, अब वो समय आ गया है कि जब आप लोगों ने इस देश और दुनिया को बचाने की जिम्मेदारी संभाल ली, आप में वो खेडूत जो 2, 3, 4 साल से प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, कृपया वो हाथ खड़े करो। वाह वाह, ये तो बहुत बड़ी संख्या है, धन्यवाद। अब ईमानदारी से आप एक बात बताओ, ईमानदारी से कौन ऐसा खेडूत है दुनिया में जो लगातार 4 साल तक अपनी फसल में घाटा स्वीकार कर लेगा? मंच पर बैठने वाले सभी निवेदन, कोई है दुनिया में कि प्राकृतिक खेती की जिद कर रहा और 4 साल से घाटे में है? नहीं कर पाएगा ना। किसान खेती तभी करेगा जब उसको लाभ हो रहा है। तो आपने जिन्होंने हाथ खड़े किए, क्या आपको प्राकृतिक खेती करने के बाद रासायनिक खेती में और इसमें लाभ हुआ है या नुकसान हुआ है? लाभ हुआ ना सब। ईमानदारी से जिन जिन को लाभ हुआ वो हाथ खड़े करो। लो जी, ये तो उतने को खड़ा हो। अब इतने ये वो लोग हैं जिन्होंने प्रैक्टिकल काम किया। इससे लाभ क्या क्या आपने किया वो देखिए। हम सब ईश्वर को मानते हैं, कर्म फल व्यवस्था को मानते हैं। इस कर्म फल व्यवस्था में खेडूतों में धार्मिक आदमी हूं। आपकी जानकारी के लिए सवेरे प्रतिदिन मैं हवन करता हूं। प्रतिदिन मेरे भोजनालय में भोजन तब मिलता जब हम पहले हवन करते हैं, ये नियम। और ये मेरा नियम हिमाचल में भी था। हिमाचल में तो मैंने बड़ी क्रांति की थी। वहां जो मेरा राजभवन था वो अंग्रेजों का बनाया हुआ था। अंग्रेजों की राजधानी थी शिमला। तो वो आर्मी चीफ जब संयुक्त भारत था उसको चलाता था, उसका रेजिडेंस था अब राजभवन। और उन अंग्रेजों ने वहां अपने कॉर्नर पे एक जगह बना